दोस्तों, हमारे देश के अंदर समय समय से काफी सारे आंदोलन उभर करके आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी हमारे देश के अंदर किसानों के आंदोलन होते हैं, कभी हमारे देश के अंदर महिलाओं के आंदोलन होते हैं, कभी हमारे देश के अंदर ट्रांसजेंडर्स आंदोलन करते हैं, कभी हमारे देश के अंदर इन्वायरमेंट के रिलेटेड आंदोलन होते हैं। तो ये जो हमारे देश के अंदर अलग अलग मूवमेंट्स होती है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। हम यहाँ पे न्यू सोशल मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्पेसिफिकली इसके अंदर पीजेंट और इन्वायरमेंट की मूवमेंट्स देखेंगे। मतलब कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू सोशल मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे और न्यू सोशल मूवमेंट्स के अंदर ही हम पीजेंट्स की और इन्वायरमेंट की मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं न्यू सोशल मूवमेंट्स का आपको मतलब समझाऊंगा कि न्यू सोशल मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम न्यू सोशल मूवमेंट्स के अंदर ही पीजेंट्स की कुछ मूवमेंट्स देखेंगे, मतलब किसानों की कुछ मूवमेंट्स देखेंगे, और साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि न्यू सोशल मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको न्यू सोशल मूवमेंट्स का मतलब समझना है, उससे पहले आपको सोशल मूवमेंट्स का मतलब समझना होगा। तो जब मैं सोशल मूवमेंट्स की बात करता हूं, इसके अंदर आता है एफर्ट्स ओब्लिक इंडिविजुअल्स मेड टू ब्रिंग सोशल चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे समाज के अंदर एफर्ट्स लगाए जाते हैं समाज के अंदर चेंजेस लाने के लिए, खास करके सोशल चेंजेस लाने के लिए। सोशल मूवमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाई जाती हैं, चेंजेस को लाने के एफर्ट्स किए जाते हैं, आंदोलन लड़े जाते हैं, उसी चीज को हम सोशल मूवमेंट्स कहते हैं। और साथ ही साथ जब हम सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं, सोशल का तो यहां पे मतलब हो गया कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाई जा रही है, और मूवमेंट्स का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, उन लोगों के एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि समाज के अंदर एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर जो है वो चेंज लाई जाए। तो सिंपली मैं आपको बताऊं तो सोशल मूवमेंट्स का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सोशली चेंजेस लाना चाहते हैं। वहीं जब हम सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं, ये जो टर्म है सोशल मूवमेंट्स की, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम लॉरेंस वॉन स्टेन था। लॉरेंस वॉन स्टेन इसको इंट्रोड्यूस करते हैं 1850 के अंदर। मतलब कि सोशल मूवमेंट का जो शब्द था वो 1850 में इंट्रोड्यूस किया जाता है जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम लॉरेंस वॉन स्टेन था, उनके द्वारा। तो आपको समझ आ गया होगा सोशल मूवमेंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे आंदोलन जब लोग बाहर निकल के, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होते हैं और वो सोसाइटी के अंदर या फिर सोशल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। राइट, सोशल मूवमेंट्स का मतलब ही यही है कि सोशली कुछ चेंजेस लाई जा रही है। राइट, लेकिन जब हम न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो सोशल मूवमेंट्स में और न्यू सोशल मूवमेंट्स में डिफरेंस क्या है। राइट, हम यहां पे न्यू सोशल मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, ना कि सोशल मूवमेंट्स को। तो आपको आश्चर्य होगा कि सोशल मूवमेंट्स और न्यू सोशल मूवमेंट्स में डिफरेंस क्या है। तो सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट दोनों सेम है। न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर भी सोसाइटी के अंदर या फिर सोशली चेंज लाई जाती है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जब मैं न्यू सोशल मूवमेंट की बात करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि नई है ये न्यू सोशल मूवमेंट्स जो है वो 1960 के बाद इमर्ज होके आती। राइट, 1960 के बाद जितनी भी सोशल मूवमेंट्स इमर्ज होके आई उनको हम न्यू सोशल मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि 1850 में क्या हुआ, सोशल मूवमेंट्स का कंसेप्ट आया, जब फिर सोशल मूवमेंट्स का शब्द जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये तो पहले से चलती आ रही थी, लेकिन जो 1960 के बाद के मूवमेंट्स हमारे पास होते हैं, सोशल मूवमेंट्स, उन्हीं को हम न्यू सोशल मूवमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है यहाँ पे काफी सारे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि डील विद सोशल प्रॉब्लम्स और इश्यूज अफेक्टिंग सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो भी इश्यूज है सोसाइटी के अंदर, उसके साथ ये डील करती है। और अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि कितने सारे हमारे देश के अंदर आंदोलन हुए 1960 के बाद, तो जैसे कि फार्मर्स मूवमेंट हुई, हमें किसानों के आंदोलन देखने को मिले, हमें वुमेन्स की मूवमेंट्स देखने को मिली, महिलाएं जब अपने अधिकारों की बात करती है उनके आंदोलन हमें देखने को मिले, हमें ह्यूमन राइट्स मूवमेंट देखने को मिले, मतलब कि जो लोगों के अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो उसके आंदोलन देखने को मिले। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे कई सारी इन्वायरमेंट मूवमेंट्स भी देखने को मिली। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि सोशल मूवमेंट्स क्या होती है और न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या होती है। सोशल मूवमेंट्स क्या होती है, समाज के अंदर चेंज लाई जा रही है। न्यू सोशल मूवमेंट्स 1960 के बाद जो मूवमेंट्स हमारे समाज के अंदर उभर करके आई हैं। अब हम स्पेसिफिकली पीजेंट्स की मूवमेंट्स और इन्वायरमेंट की मूवमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ और सोशल या फिर न्यू सोशल मूवमेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पूरी दुनिया भर में जो उभर करके आई।
जैसे कि एंटी अपार्थेड मूवमेंट हो गया जब रेसिज्म के खिलाफ थी, काले और गोरे का जो भेदभाव होता था, तो जो काले लोग थे उन्होंने वो बाहर निकल करके आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है काला गोरा नहीं होना चाहिए, रेसिज्म नहीं होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में मेनली हमें ये देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एंटी कैपिटलिज्म मूवमेंट देखने को हमें मिलती है, जो ये जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिज्म है, इसके खिलाफ मूवमेंट्स देखने को मिलती है। एंटी फासिज्म हमें देखने को मिलती है, फांसीवाद के खिलाफ। एंटी ग्लोबलाइजेशन हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती है। एंटी लिबरलिज्म मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है। एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है कि काले जो लोग हैं उनकी भी जिंदगी मैटर करती है। सिविल राइट्स मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। क्लाइमेट के रिगार्डिंग हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती है। LGBTQ कम्युनिटी के रिलेटेड हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती है और सेक्स वर्कर्स राइट्स मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हमारी दुनिया भर में सोशल और न्यू सोशल मूवमेंट्स उभर करके आई, उसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ फार्मर्स या फिर पीजेंट्स की मूवमेंट्स को। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फार्मर्स और पीजेंट्स की मूवमेंट्स का यहाँ पे मतलब क्या है। जब मैं फार्मर या पीजेंट की बात करता हूं, ये वो लोग होते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल स्फीयर आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्टिविटीज फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड। पीजेंट्स या फार्मर्स वो लोग होते हैं जो खेती बाड़ी में इंगेज होते हैं, खेती बाड़ी की एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं और उसके थ्रू जो है अपना गुजारा करते हैं, अपना लिवलीहुड जो है अर्न करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं किसान लोग, किसानों को हम पीजेंट्स या फिर फार्मर्स कहते हैं। और जब मैं फार्मर्स और पीजेंट्स मूवमेंट्स इन इंडिया की बात कर रहा हूं, इसका मतलब हम किसानों के जो हिंदुस्तान के अंदर हुए आंदोलन है उनकी बात हम करेंगे। तो किसान क्यों आंदोलन करेंगे? क्योंकि किसानों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, उनके एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उनके जो है उनको टैक्सेस ज्यादा लगाए जा सकते हैं, उनके खेतीबाड़ी को रियून किया जा सकता है, तो उसके रिलेटेड जो है वो किसान आंदोलन करेंगे, राइट। उनको जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, मैं अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं कि हिस्ट्री क्या है पीजेंट्स के मूवमेंट्स की, मतलब कब से जो किसान है वो आंदोलन करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो इसकी हिस्ट्री को हम अगर स्पेसिफिकली ट्रेस बैक करना चाहें तो हम इतना नहीं जानते हैं, क्योंकि लगातार टाइम टू टाइम जो है किसानों ने आंदोलन किए हैं। लेकिन अगर हम मेजरली फोकस करें, हम देखेंगे सही तरीके से किसानों ने आंदोलन करना कब से स्टार्ट किए, तो वो था जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान के अंदर आए और उन्होंने जो है अपनी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन यहां पे स्टार्ट कर दी। जो कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पे क्या किया, रिप्रेसिव पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, राइट। ब्रिटिशर्स ने यहां पे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया, किसानों के ऊपर ऐसे ऐसे लॉज लगाए, लॉज बनाए जिससे किसानों का शोषण हो रहा था। कभी वो टैक्सेस को बढ़ा देते थे, कभी अपनी इंडस्ट्रीज को यहां पे लगाते थे, कभी उनको बोला जाता था किसानों को कि आप इंडिगो पैदा करो, इंडिगो से जो है उनके सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती थी, मतलब कि नील की खेती करो आप। और कभी उनको कहा जाता था कि आप कैश क्रॉप्स को उगाओ, मतलब कि अफीम को, ओपियम को उगाओ, उसके बाद टी एंड कॉफी को उगाओ। तो इससे किसान जो है काफी परेशान हो चुके थे, उनके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को रियून किया जा रहा था, मतलब कि जो हाथ से चलाने वाली इंडस्ट्रीज, बुनने वाली इंडस्ट्रीज, वो सारी जो है खत्म कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जा रही थी। तो मेनली जब हम देखते हैं कि किसानों का शोषण जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता है, कब, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, तो तब से हमें इसकी हिस्ट्री देखने को मिलती है। जब मैं इनके एग्जाम्पल की बात करता हूं, मतलब कि किसानों के आंदोलन के एग्जाम्पल्स की बात करता हूं, तो हमें टाइम टू टाइम कई सारे आंदोलन यहां पे देखने को मिलते हैं। उसमें से मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल्स यहां पे लिखी हुई हैं। जैसे कि सन्यासी रिवेलियन हुआ 1770 में, मतलब कि जो सन्यासी लोग थे उन्होंने यहां पे रिवेलियन किया, क्योंकि क्या हुआ था, खाने को कुछ बचा ही नहीं था, फेमाइन आ गया था पूरे देश में। तो जब खाने को कुछ नहीं बचा था, तो ये जो सन्यासी लोग होते हैं, ये जो भीख मांग के या फिर लोगों से मांग के, भिक्षा में मांग के खाते हैं, उनको कोई खाना नहीं दे रहा था, तो ये सन्यासी लोग तंग आ गए थे। जब ये खाना मांगने जाते किसी के पास, तो वो लोग कहते थे कि हमारे ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, खाना नहीं हुआ है, अनाज हमने उगा नहीं पाए, हम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। तो ये सन्यासी तंग आ गए, इनको कोई खाने को कुछ खाना नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। तो ये होता है 1770 में। उसके बाद वहाबी अपराइजिंग होता है 1831 में, ये होता है संथाल अपराइजिंग होता है 1855 में। इंडिगो रिवॉल्ट होता है जब नील की खेती किसानों से उगाई जा रही थी, मतलब कि किसानों को बोला जा रहा था कि आप नील उगाओ, राइट। नील पता है ना आपको, जो कपड़े रंगने वाला नीला कलर होता है, वो उगाने के लिए बोला जा रहा था यहाँ पे। तो किसान जो है इससे परेशान हो गए थे, उनको जो है रेट भी अच्छा नहीं मिल रहा था, उसके बाद उनकी जमीन खराब हो जाती थी इससे, तो वो रिवॉल्ट होता है 1859 में। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह होता है, जो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका के बाद हिंदुस्तान वापिस आए, तो पहला अपना जो मूवमेंट उन्होंने हिंदुस्तान में किया वो चंपारण सत्याग्रह था, राइट। उसके बाद यहाँ पे मोपला रिवेलियन होता है 1921 और 1928 में 2 बार होता है ये। और उसके बाद नक्सलवाड़ी मूवमेंट होता है 1967 में। नक्सलवाड़ी मूवमेंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही एक न्यू सोशल मूवमेंट है। मतलब कि न्यू सोशल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं
तो 1960 के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो 1960 के बाद मेनली यही हमें देखने को मिलता है, नक्सलवाड़ी मूवमेंट। तो जब मैं नक्सलवाड़ी मूवमेंट की बात करता हूं, ये 1967 में स्टार्ट होती है और ये दार्जिलिंग में स्टार्ट होती है। दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। ये फर्स्ट पीसन मूवमेंट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद की ये पहली किसानों की मूवमेंट थी, पहला किसानों का आंदोलन था आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद इनिशियली स्टार्टेड इन रूरल एरियाज, लेटर अर्बन एरियाज अलोंग विद बिहार, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। पहले तो ये सिर्फ रूरल एरियाज तक ही सीमित थी, दार्जिलिंग के रूरल एरियाज तक, मतलब वेस्ट बंगाल तक ही सीमित थी, उनके जो रूरल एरियाज थे वहां के गांवों तक ही सीमित थी। उसके बाद ये शहरों में फैलती है और उसके बाद जो है वो बिहार के अंदर भी जाके पहुंचती है, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे एरियाज में, जैसे स्टेट्स के अंदर भी ये मूवमेंट्स जो है उभर करके आती है। इनकी डिमांड्स क्या थी? ये चाहते थे कि जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हो। जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जमींदार थे, जो इंटरमीडियरीज थे, उनको खत्म किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे जिनके अंडर जो है कई सारे किसान काम करते थे, किसानों को उनको टैक्स देना पड़ता था, तो ये इंटरमीडियरीज का काम करते थे। और ये कहां से? अंग्रेजों के टाइम से चलता रहा था। होता क्या था, अंग्रेज जो है वो जमींदारों को किसानों के ऊपर बिठा देते थे और जमींदारों को बोलते थे कि तुम उनसे टैक्स लो और हमें दो। तो वो जो इंटरमीडियरीज थे, जो जमींदार थे, उनके ऊपर जो है ऑपरेसिव पॉलिसीज का इस्तेमाल करते थे, उनके ऊपर ऑपरेशन करते थे, टैक्स बढ़ा देते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसानों का। तो उन्होंने कहा कि इनको खत्म किया जाए और लैंड रिफॉर्म्स लाए जाए, मतलब कि जमीन का बंटवारा हो, क्योंकि किसी के पास तो कई एकर्स ऑफ लैंड थी और किसी के पास इतनी भी लैंड नहीं थी कि वो घर बना सके, राइट, खाना खा सके। तो लैंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, इस तरह से ये जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट है ये उभर करके आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1970 के बाद क्या होता है। 1970 के बाद नई किसानों की मूवमेंट्स यहाँ पे उभर करके आती है, मतलब कि किसानों की कई सारी मूवमेंट्स उभर करके आती हैं। अब ये क्यों उभर करके आती हैं, क्या होता है 1970 के बाद? उससे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे हिंदुस्तान के अंदर, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, जो पंजाब जैसे एरियाज थे, जो हरियाणा जैसी स्टेट्स थी और जो उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट्स थी, वहां पे काफी ज्यादा पैदावार होने लगी, क्रॉप्स बढ़ने लगी, अनाज काफी उगने लगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, अनाज के अंदर या फिर एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी ग्रोथ हुई थी। तो उसको देखते हुए जैसे ही वहां पे किसानों की आमदनी भी बढ़ने लगी, किसान भी बढ़ने लगे, क्योंकि किसानों का फायदा हो रहा था, तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आते हैं, किसानों के ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आते हैं जो किसानों के इंटरेस्ट की बात करते थे, राइट। किसानों के ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है कि जो किसानों के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, BKU इसको हम बोलते हैं। अभी आपने सुना होगा ना, 3 बिल्स के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा था फार्मर्स का। कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले जो है वो दिल्ली के अंदर 3 बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसके अंदर मेन भारतीय किसान यूनियन ही सामने आ रहा था। राकेश टिकैत का आपने नाम सुना होगा, तो इसी के वो प्रेसिडेंट थे। तो इस तरीके से भारतीय किसान यूनियन यहाँ पे सामने आता है, ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन सामने आता है, उसके बाद पंजाब किसान सभा सामने आती है, जिसको हम PKS बोलते हैं। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं, सारे किसान अब यूनाइट होने लगे थे, अपने इंटरेस्ट की बात करते थे, और उसके बाद कई सारे हमें किसानों के आंदोलन हिंदुस्तान के देखने को मिले। आपने रिसेंटली देख लिया 3 बिल्स के खिलाफ, अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है किसान दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। तो लगातार फिर उसके बाद जो है किसानों के आंदोलन हमारे देश के अंदर हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो देश के अंदर पीजेंट्स की मूवमेंट्स होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यू इन्वायरमेंट मूवमेंट्स के रिलेटेड, मतलब कि हमारे देश के अंदर जो नई इन्वायरमेंट के रिलेटेड मूवमेंट्स उभर करके आई 1960 के बाद, बेसिकली उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जब मैं इन्वायरमेंट मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये मूवमेंट्स जो है वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, मतलब कि या तो ये मूवमेंट्स जो है वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए होंगी, या ये पोल्यूशन के खिलाफ होंगी, या फिर ये डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ होंगी, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, या फिर ये जो है कहीं पे डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, या फिर ओवरऑल मैं ये कहूं कि हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाना है, उसी के रिलेटेड ये मूवमेंट्स हैं। तो इसके अंदर हमें 2 बेसिकली मेन मूवमेंट्स देखने को मिलती है। सबसे पहली तो हमारे पास आती है चिपको मूवमेंट, और हमारे पास आती है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये 2 आंदोलन, 2 मूवमेंट्स हमें यहां पे देखने को मिलती हैं, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट है हिंदुस्तान के अंदर। तो जब मैं इन्वायरमेंट के मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं, आपको याद रखना है कि यहां पे जो है इन्वायरमेंट को बचाने की बात हो रही है, यहां पे जो है फॉरेस्ट्स को बचाने की बात हो रही है, यहां पे जो है हमारी पूरे के पूरे अर्थ को बचाने की बात हो रही है। और जो भी कंडीशंस या फिर जो भी स्टेप्स हमारे इन्वायरमेंट के खिलाफ लिए जा रहे थे, उसके खिलाफ ये मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है, या फिर जो इन्वायरमेंट को हमारे को खतरा था उसके रिलेटेड ये मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम इसके अंदर चिपको मूवमेंट की बात करेंगे।
जब मैं चिपको मूवमेंट की बात करता हूं, ये उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है, मतलब उत्तराखंड से ये शुरू होती है 1972 में। और क्या होता है, इसका मतलब क्या था, देखो देखो चिपको के शब्द से ही आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे चिपकने की बात हो रही है। यहां पे क्या हो रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था, तो क्या होता था, वहां पे पेड़ों को हग कर दिया जाता था, पेड़ों को जो है गले से लगा दिया जाता था, इसलिए इसको चिपको मूवमेंट कहा जाता है। मैं पूरे डिस्प्यूट की अगर बात करूं तो क्या होता है, वो वहां के जो लोकल विलेजर्स थे और जो कॉन्ट्रैक्टर था, उनके बीच में जो है ये डिस्प्यूट चलता है। होता क्या है, सरकार एक कॉन्ट्रैक्टर को, एक ठेकेदार को ठेका दे देती है कि तू पेड़ों को काट सकता है, और जब उसको ठेका मिल जाता है तो वहां के जो गांव के लोग थे उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया कि पेड़ों को मत काटा जाए। और क्या होता है, जैसे ही पेड़ों को काटना स्टार्ट किया जाता है, व्हेन कटिंग स्टार्टेड, तो उस वक्त क्या होता है, वहां के गांव के जो मेंस थे, जो मर्द लोग थे, वो तो सरकार के साथ बातचीत करने में बिजी थे कि इस मूवमेंट को, इस क्या बोलते, इनिशिएटिव को वापस लिया जाए जो पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन जो वुमेन्स थी, जैसे ही पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया जाता है तो वुमेन्स जो थी वो बाहर निकलती हैं और पेड़ों को जाके हग कर लेती हैं, पेड़ों को जो है गले से लगा देती हैं। तो उस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि एक बड़ा ही सुंदर और इनिशिएटिव स्टेप वहां की महिलाओं ने लिया, और उनको सैल्यूट करते हैं हम, और सारे लोग उनको सैल्यूट करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था कि पेड़ों को हग कर देना है, तो इस तरीके से हम वहां पे देखते हैं कि जो रिजल्ट निकलता है, कॉन्ट्रैक्टर जो था वो पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देता है। जो उस मूवमेंट के लीडर थे उनका नाम था सुंदर लाल बगुना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्हेन कटिंग स्टार्टेड, मेन मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो मर्द आदमी थे वो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कर रहे थे कि पेड़ों को ना काटा जाए, लेकिन पेड़ों को काटना वहां पे स्टार्ट कर दिया जाता है। तो वुमेन्स जो थी, वहां पे वुमेन्स ही अवेलेबल थी, तो जाके वो हक कर देती हैं ट्रीज को। तो इस तरीके से हम चिपको मूवमेंट को देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर क्या आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब ये था कि हमें देखने को मिलता है कि जो नर्मदा रिवर थी, राइट, वहां पे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाता है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या हो रहा था, यहां पे ये अनाउंस किया जाता है कि जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर जो है वो 30 बिग डैम्स बनाए जाएंगे, 30 बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएंगे। उसके बाद 135 मीडियम साइज के डैम्स बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ 3000 के आसपास स्मॉल स्केल डैम्स बनाए जाएंगे। अब इससे क्या होना था, 250 के आसपास गांव जो है इससे जो है एक्सप्लॉइट हो जाने थे, गांव जो है वो असर पड़ना था उनके ऊपर, वहां पे इन डैम्स को बनाया जाना था। तो 250 गांवों को यहां पे खतरा था, और वहां से जो है 2.5 लाख लोगों को डिस्प्लेस करना था, मतलब एक जगह से शिफ्ट करना था दूसरी जगह के ऊपर। समझ रहे हो ना आप कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, उसके अंदर जो है 30 बड़े डैम्स बनाए जाने थे नर्मदा रिवर के ऊपर, 135 मीडियम साइज डैम्स बनाने थे, और 3000 जो है स्मॉल स्केल डैम्स बनाने थे। अब क्या होता है, 250 गांव इसके खतरे में थे, और साथ ही साथ 2.5 लाख के आसपास लोगों को यहां से ट्रांसफर करना पड़ता, क्योंकि वहां पे डैम्स बनाने थे, तो वहां से उनको निकाल देना था उन गांव से लोगों को। उसके लिए कुछ लोगों ने वहां पे आंदोलन स्टार्ट करते हैं, जिसको वो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। ये 1988 और 1989 में स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो है मेडा पाटेकर जो थी इसको लीड करती है, और बाकी कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे जो इसको लीड करते। और ये जो लोग थे इन्होंने डिमांड की कि ये जो लोग इससे जिनके ऊपर असर अभी पड़ा भी है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया था, थोड़ा बहुत कुछ डैम्स बन भी गए थे, तो उससे जो असर पड़ा था उन लोगों के ऊपर जो उस वक्त तक, तो उनको उनके लिए रिहैबिलिटेशन डिमांड की गई, उनको मुआवजा देने की बात की गई, और साथ ही साथ इसको स्टॉप करने के लिए कहा गया। काफी सारे एक्टिविस्ट जो थे वो बाहर निकले और उन्होंने कहा इसको स्टॉप किया जाए, इस तरीके से डैम्स और नर्मदा को जो है बचाया जाए, यहाँ पे डैम्स को डेवलप ना किया जाए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इस तरह से डेवलप ना किया जाए जिससे लोगों को जो है लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो जाए, लोगों को खतरा हो जाए। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर क्या होता है, देखो जैसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन चलने लगता है, काफी सारा मास सपोर्ट इसको मिलने लगता है, मतलब काफी जगह से अलग अलग एक्टिविस्ट सामने निकल करके आते हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर शामिल होते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ये जो लंबी जदोजहद हुई, इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है राइट टू रिहैबिलिटेशन, मतलब कि आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द राइट टू रिहैबिलिटेशन। गवर्नमेंट ये मान लेती है कि हम मुआवजा देंगे, हम रिहैबिलिटेशन देंगे उन लोगों को जो इससे अफेक्ट हुए हैं, जिससे इनके ऊपर असर पड़ा है, उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने की बात मान जाती है गवर्नमेंट, और उनको मुआवजा प्रोवाइड किया जाता है। और उसी के बाद क्या होता है, 1997 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्ड द फर्दर डैम्स कंस्ट्रक्शन। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के पास से मुद्दा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब से आगे कोई भी डैम यहां पे नहीं बनेगा, जितना काम हो गया है बस यहां पे सब कुछ स्टॉप कर दो।
यहां से आगे मतलब 1997 के बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो 1997 तक जितना काम हुआ था उतना ही हुआ और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई। तो इस तरीके से हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारी पॉलिसीज बनती है इस आंदोलन के बाद, रिहैबिलिटेशन के रिलेटेड एंड ऑल। इस तरीके से हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं। अब देखो, हमने दो जो मेन मूवमेंट्स थी यहाँ पे, न्यू सोशल मूवमेंट्स 1960 के बाद की, उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और मूवमेंट्स और इन्वायरमेंट के रिलेटेड मूवमेंट्स। देखो, ये दो मेन मूवमेंट्स थी। उसके बाद और कुछ लोकल लेवल्स पे या रीजनल लेवल्स पे कुछ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मिट्टी बचाओ आंदोलन, जैसे कि कोयल करो आंदोलन, जैसे कि भागीदारी मूवमेंट ऑफ दिल्ली, जैसे कि सेव मसूरी मूवमेंट। तो इस तरीके से एक झोला मूवमेंट भी थी। झोला मूवमेंट के अंदर ये कहा जाता था कि आपको पॉलीथीन्स के खिलाफ वहां पे बोला जा रहा था कि पॉलीथीन्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग मूवमेंट्स हमें कुछ और देखने को यहाँ पे मिलती है। और इसी के साथ हम जो है न्यू सोशल मूवमेंट्स वाला ये टॉपिक जो है इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने पीजेंट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने पीजेंट्स के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी देखी जो न्यू सोशल मूवमेंट्स नहीं थी, मतलब कि 1960 के पहले की थी। उसके अंदर हमने मेनली एक नक्सलवादी मूवमेंट डिस्कस की है और उसके बाद मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि किस तरह से किसानों की मूवमेंट्स बाद में उभर करके आती है। और उसके बाद हमने इन्वायरमेंट की मूवमेंट्स यहाँ पे डिस्कस की है, जिसके अंदर हमने दो तीन तो मेजरली डिस्कस की और बाकी आपको एक आइडिया दे दिया मैंने। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। और साथ ही साथ जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिलेबस था वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। सारी की सारी बुक यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपके 4 यूनिट थे, 4 यूनिट के अंदर 4 सब टॉपिक थे, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ सारे बाकी सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं और इसी के साथ हम फोर्थ सेमेस्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के साथ आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही साथ हमने इस सारे के सारे सफर को यहाँ पे खत्म किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो है आगे का सफर अब नहीं रहेगा। हो सकता है कि फिफ्थ सेमेस्टर का दोबारा से सिलेबस में यहाँ पे डिस्कस करूँ और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाऊँ। तो मिलेंगे आपके साथ किसी और एक नई पेशकश के साथ, किसी और नए टॉपिक को लेके। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। मेरे साथ आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं वहां पे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके या फिर किसी एक नए टॉपिक में। तब तक आप सबको धन्यवाद।